Hello and welcome to my YouTube channel. So today we are going to study the topic of old age. एक्चुअल में हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि ओल्ड एज की जो स्कीम्स हैं, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी की जो स्कीम्स हैं वो आपको पढ़नी है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेटा और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये कैसे एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है और इसके लिए स्कीम्स क्यों बनाई गई, क्या उसका मकसद क्या है और स्कीम्स क्या क्या है इंडिया में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले ओल्ड एज। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑन द पॉपुलेशन एंड शेयर ऑफ एल्डरली इन इंडियाज पॉपुलेशन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन जो है उनके मुताबिक जो शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन है, शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन मतलब कि हमारे पास कितना शेयर है एल्डरली पॉपुलेशन का, क्लोज टू 9%। कितना था ये? 9% है इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में 9% था। कब? 2011 में। इज ग्रोइंग फास्ट, ये बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एल्डरली पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन मतलब होते हैं जो 60 प्लस हमारी पॉपुलेशन। अगर आप अपने पॉपुलेशन पायरामिड देखोगे, पहले जो बच्चे होंगे जिनकी बर्थ, फिर यूथ जो यूथ में है, और फिर ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज को हम सीनियर सिटीजन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन कमीशन के मुताबिक जो शेयर हमारे पास है, जो इंडिया के पास पॉपुलेशन थी, एल्डरली पॉपुलेशन, ओल्ड एज जो है, सीनियर सिटीजन है, वो 9% थे। कितने? 2011 में। लेकिन ये बढ़ रहा है एंड में रीच, ये पहुंच सकता है 18%। कब तक? 2036 में, 2036 में ये पहुंच सकता है। कितना? 80%। इफ इंडिया इज टू एंश्योर ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब अगर इंडिया को क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है फॉर एल्डरली इन द नियर फ्यूचर, प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर इट मस्ट बी बिगिन। तो इंडिया को क्या करना है? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बढ़ानी है, कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए इंडिया को क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग करनी है। किसके लिए? इनके लिए। कौन सी फ्यूचर प्लानिंग करनी होगी? चलिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया हैज़ मोर देन डबल्ड। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बार बार कहा है कि एक इंडिविजुअल कितने साल गुजार सकता है, कितने साल जिंदा रह सकता है, हैज़ मोर देन डबल्ड, ये डबल सिंस द इंडिपेंडेंसी। कब से? जब से आज़ादी हुई है। फ्रॉम अराउंड 32 ईयर्स इन द लेट 40s टू 70 ईयर्स टुडे। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 70 साल। यानी एक इंडिविजुअल जो है वो हिंदुस्तान की जो एरिया में रहता है, हिंदुस्तान की जियोग्राफी में रहता है, वो कितने साल गुजार सकता है? 70 साल वो गुजार सकता है। ठीक है, अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, एज पर द हेल्थ कंडीशंस। मनी कंट्रीज हैव डन इवन बेटर, कुछ ने इससे बेटर किया है, लेकिन बट दिस इज स्टिल हिस्टोरिकल अचीवमेंट। ये भी हिस्टोरिकल अचीवमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ती है सर? उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? वही मैंने जो आपको बार बार कहा है। पहले हेल्थ सिस्टम फिट होना चाहिए, उसके बाद हेल्थ सिस्टम डिजीज़ से बचाता है। अर्ली जो बच्चों को हम देते हैं, वैक्सीन्स देते हैं, पोलियो वैक्सीन्स देते हैं, उनसे बच जाता है। फिर उसके बाद बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, खाना ठीक से होना चाहिए, वो माल न्यूट्रिशन में ना फंस जाए बेचारा, उसकी हेल्थ डिग्रेडेड। एजुकेशन उसकी ठीक से होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एक्सेस। ठीक है, इसका मकसद क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना। ठीक है, ओवर द सेम पीरियड द फर्टिलिटी रेट हैज़ डिक्लाइंड, और इसी दौरान क्या हो गया? फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हो गई। फॉर अबाउट 6 चिल्ड्रन पर वुमेन टू जस्ट टू 2 लिबरेटिंग वुमेन फॉर द शैकल्स रिपीटिंग चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्डिंग। दिस इज अ गुड न्यूज़ बट इट आल्सो क्रिएट्स ए न्यू चैलेंज। ये तो अच्छी बात है कि फर्टिलिटी रेट नीचे आ गई। ठीक है, एक फर्टिलिटी रेट मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं एक साल में। ठीक है, और दूसरा कि एक विमेन कितने बच्चे प्रोड्यूस करती थी पहले, इसको भी हम देख सकते हैं। हम इसको ऐसे देखेंगे कि फर्टिलिटी रेट नीचे आ गई, बच्चे जहाँ ज़्यादा होते, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती थी वो नीचे आ गई धीरे धीरे। ये भी एक अच्छा ये इंडिकेटर है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक प्रॉब्लम भी बन रही है इन दीज डेज। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एजिंग पॉपुलेशन? इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है? ठीक है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? एजिंग मतलब समझते हैं 60 प्लस, एल्डरली जिनको हम बोलते हैं। इंडियन सोसाइटी इज अंडरगोइंग रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारी सोसाइटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो किसका पड़ रहा है? वो पड़ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई सबसे ज़्यादा, लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में, अर्बनाइजेशन, शहरों की ओर लोग भाग रहे हैं। टेक्नोलॉजी आ गई, चेंज, एजुकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन भी आ गई और ग्लोबलाइजेशन भी आ गई। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनको क्या प्रॉब्लम्स होंगी इन चीज़ों से? क्योंकि लोग जो हैं वो जॉइंट फैमिलीज से निकल के कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज की ओर। वो जॉइंट फैमिलीज को छोड़ रहे हैं, तो इनका केयर कौन करेगा?
इनका केयर जो है वो प्रॉब्लम फ्रंट लाइन पे आ रही है। इसीलिए आप देखोगे ओल्ड एज हाउसेस बनाए जा रहे जहाँ इनको रखा जाए। Consequently, the traditional values and institutions are in process of erosion। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, रेस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, इनका केयर करना, वो क्या हो रहे हैं, वो उनका इरोजन वो गिर रहे, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एडॉप्टेशन रिजल्टिंग इन द वीकनिंग ऑफ इंटरजनरेशनल टाइज दैट वेयर द हॉलमार्क ऑफ द ट्रेडिशनल फैमिली। जो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम था ये उसमें इजीली से रह जाते थे, इनके जो बेटे दो चार होते थे वो उनका केयर करते थे, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में चेंज हो रहा है। तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जब इनकी एज 60+ होती है तो उनको कुछ सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम बन रही है, जिसको हमने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज रिप्लेस्ड द सिंपल फैमिली प्रोडक्शन यूनिट बाय द मास प्रोडक्शन फैक्ट्री सिस्टम में बनता जा। अदर प्रॉब्लम इज नेग्लिजेंस बाय द किड्स टुवर्ड्स देयर ओल्ड एज, कि बच्चे जो हैं वो नेग्लिजेंस करते हैं, वो नेग्लेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को, उनके साथ रहते नहीं हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस नहीं करते हैं, पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है इनके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या बनते हैं। देखिए जैसे ये एज पे आते हैं, जब ये 60+ के आ जाते हैं तो इनमें ये हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी वीक हो जाती है। फिर हेल्थ इश्यूज लाइक ब्लाइंडनेस, ठीक है, लोकोमोट डिसेबिलिटी, डीपनेस आ जाती हैं इनमें, ये चीज़ें आ जाती है, और मोस्ट प्रेवलेंट ये सबसे ज़्यादा इनमें पाई जाती है। मेंटल इलनेस शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज, क्योंकि न्यूरोसिस फिर इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि फिर मेंटल फंक्शन उतना नहीं होता है जितना इनका पहले होता है, ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। क्लास ऑफ मेंटल फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है नीदर, ठीक है, हेलोसिनेशंस होती है इनके साथ, एब्सेंस ऑफ जेनेट्रिक केयर फैसिलिटीज एट हॉस्पिटल इन रूरल एरिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे 30 to 50% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन हैड सिम्टम्स दैट दे मेक देम डिप्रेशन, कि ये डिप्रेस हो जाते हैं, इनमें डिप्रेशन आ जाता है, जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं फिर लेटर स्टेज में ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। 30 से 40% लोग। डिप्रेशन इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द पॉवर्टी, पुअर हेल्थ और लोनलीनेस। जब ये अकेले हो जाते हैं तो इनमें क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि इनके साथ कोई फिर बैठता नहीं है, इनके साथ कोई अकोमोडेट नहीं करता है, क्योंकि इनके एज के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। पहले ग्रोथ होता है, फिर ग्रोथ से वापस आ जाते हैं, फिर इनमें जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कम फंक्शन करते हैं, तो इनके साथ जो नई जनरेशन है वो कंफर्टेबल नहीं रह पाती है, तो इनको क्या होता है, इनको एलिनेशन होती है, एलिनेशन से इनको क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ये समझ में आया। तो ये इनके प्रॉब्लम्स हैं जो ये फेस करते हैं लेटर फेज में, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं इनके, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इनका रिटायरमेंट एंड डिपेंडेंसी। जब ये रिटायर होते हैं, किसी की जॉब है तो डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर इसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी पॉपुलेशन। ये किस पे फिर डिपेंड होती है, यूथ पे फिर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। ऑन देयर चाइल्ड फॉर बेसिक नेसेसिटीज, कुछ जरूर जिंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज किन पे भी डिपेंड हो जाते हैं, बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सडन इंक्रीज इन द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट। और इनका जब इकोनॉमिक, जब इनको डिजीज इस एज में ज़्यादा लगती है तो इनका जो पॉकेट मनी होता है, इनका पैसा, इनके ट्रीटमेंट पे भी सबसे ज़्यादा पैसा लगता है इस स्टेज में, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ यंगर वर्कर एज पर्सन फ्रॉम रूरल एरिया। अब क्या होता है, जो लोग यंग थे इनके फैमिली में वो माइग्रेट हो जाते हैं, किसके लिए, जॉब के लिए, किसी और के लिए, अपनी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इनसफिशिएंट हाउसिंग फैसिलिटीज एज ए नेशनल सर्वे कैरिड आउट बाय NGO हेल्प एज, एक NGO है जिसका नाम हेल्प एज है। इंडिया हैज शोन दैट मिनी 40% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट। वो कहते हैं 47% जो लोग हैं एल्डरली, जो सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज है, वो किन पे डिपेंडेंट है, फैमिलीज पे डिपेंडेंट फॉर इनकम, किसके लिए, पैसों के लिए। एंड 34% जो हैं वो रिलाई करते हैं ऑन पेंशन पे, 34% पेंशन पे रिलाई करते हैं जो गवर्नमेंट देता है, एंड क्राइम ट्रांसफर। वाइल 40% ऑफ द सर्वेड पीपल हैव एक्सप्रेस्ड द डिजायर टू वर्क एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और 40% लोगों ने कहा कि हम काम करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स है, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी उनको काम मिले, ठीक है। तो ये कुछ डेटा था जो आपको याद रखना है। इनकी प्रॉब्लम्स क्या है सोसाइटी में, इनकी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। नाउ जो हमारा मेन कंसर्न है वो है इंडिया सोशल असिस्टेंस स्कीम। स्कीम्स क्या है इन पे, पहले हम इंडिया सोशल असिस्टेंस स्कीम, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम प्रोग्राम, NSAP। इंडिया हैज इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन फॉर एल्डरली विडो वीमेन। ये पेंशन की स्कीम है, एल्डरली यानी कि जो एजड है, वीमेन के लिए है,
विडो के लिए हैं और डिसेबल्ड पर्सनस के। इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इश्यूज विद द स्कीम, अच्छा, एलिजिबिलिटी फॉर NSAPA इज रिस्ट्रिक्टेड टू द बिलो पॉवर्टी लाइन। लेकिन इसमें क्या रखा गया है? इसमें कौन कौन एलिजिबल है? इसमें ये एलिजिबल है, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, यानी उसके पास BPL कार्ड होना चाहिए तभी। अगर उसके पास APL होगा तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1। सम ऑफ मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड, ये याद रखिएगा आप। दूसरा पॉइंट, व्हेन इट कम्स टू द ओल्ड एज पेंशन टारगेटिंग इज नॉट गुड आइडिया इन एनी केस देयर इज अ ह्यूज एक्सक्लूजन एरर इन द BPL लिस्ट। क्योंकि BPL लिस्ट में फिर करप्शन हो जाता है, लिस्ट में करप्शन होता है, इनको ये BPL कार्ड नहीं मिलता है। फॉर वन थिंग टारगेटिंग ट्रेंड्स टू बी बेस्ड हाउस होल्ड रादर देन इंडिविजुअल, यानी कि कहते हैं कि हम कहते हैं इसमें ये इशू है कि हाउस होल्ड देखना चाहिए ना कि इंडिविजुअल को देखना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो हमारे स्कीम्स है, अच्छा, इसमें कितना दिया जाता है? इनको 2000 दिया जाता है, ठीक है, पर मंथ सिंस 2006 से इनको दिया जाता है। स्लाइटली हायर बट सेटल पार्टली अमाउंट 300 पर मंथ फॉर विडोज को 300 दिए जाते हैं, ठीक है। अदर रिलेटेड स्कीम्स को समझते हैं। बाकी रिलेटेड क्या स्कीम्स है? प्रधानमंत्री विवाह वंदना योजना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं PMVVY। PMVVY में आपको क्या याद रखना है? PMVVY में आपको क्या याद रखना है? इट इज़ अ पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम है अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अनाउंस किया है एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन्स। किन के लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 60 ईयर्स एजड हैं और अबो इससे ज़्यादा है, ठीक है। द स्कीम इज़ नॉट एक्सटेंडेड अप टू 2013 फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स बियॉन्ड 20। इंटीग्रेटेड, फिर उसके बाद क्या है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पेंशन, IPOP। द मेन गोल ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सीनियर सिटीजन। इसका मकसद यही है। दिस इज डन बाय प्रोवाइडिंग देम द वेरियस बेसिक इनॉर्मिटीज। इसमें इसको लोगों को फूड दिया जाता है, एल्डर्स को, शेल्टर, मेडिकल केयर, इवन एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। एंजॉय करने के कुछ अपॉर्चुनिटीज भी इनको इसमें अवेलेबल किए जाते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रीय वैश्योरी योजना, वैश्योरी योजना, इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये सेंटर की तरफ से है। इसको फंडेड फॉर द सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड। द फंड वाज नोटिफाइड इन द ईयर 2016। ऑल अनक्लेम्ड अमाउंट्स फॉर द स्मॉल सेविंग सेक्टर्स PPF एंड EPF आर ट्रांसफर टू दिस फंड, ठीक है। एम प्रोवाइड एड एंड असिस्टेंस लिविंग डिवाइसेस टू सीनियर सिटीजन्स जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है, यहाँ भी ये इनको दिया जाता है। और जिनको क्या क्या डिसेबिलिटीज़ है? लो विजन है, हियरिंग लॉस ऑफ हेल्थ और लोकोमोटिव डिजीज़ है, जिनको ये प्रॉब्लम्स है इनको ये दिया जाता है। उसके बाद संपन्ना प्रोजेक्ट, इट वाज लॉन्च्ड। संपन्न प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था 2018 में। इट वाज ए सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन पेंशनर्स, ठीक है। इनके लिए ये था, टेली कम्युनिकेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन, इसमें डायरेक्ट आता था इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ पेंशनर के, डायरेक्ट में आता था, ठीक है। सेक्रेट पोर्टल फॉर एल्डरली, ये भी एक स्कीम थी, इनके लिए एक पोर्टल बनाया गया था। पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। सिटीजन्स अबव द 60 ईयर्स ऑफ एन एज कैन रजिस्टर ऑन द पोर्टल। जो 60 प्लस थे वो इस पर रजिस्टर कर सकते थे। एंड फाइंड जॉब्स एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज, किसके लिए? उनको जॉब मिले और वर्क अपॉर्चुनिटी अगर वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। फिर एल्डरली लाइन, टोल फ्री नंबर फॉर एल्डरली रखा गया। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, ये इनको देता है। पर्टिकुलरली पेंशन, मेडिकल, लीगल इश्यूज, ठीक है, इनको इन इश्यूज पे ये गाइडेंस करता है। इमीडिएट असिस्टेंस इन केस ऑफ एब्यूज, अगर इनका कोई एब्यूज होगा तो उसमें इमीडिएट असिस्टेंस, जल्दी से इनको असिस्टेंस मिल जाती थी, ठीक है। तो ये स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है, जो कि एल्डरली के लिए स्कीम्स है। ये स्कीम्स आप सब याद रखेंगे, कौन कौन सी स्कीम है, यही स्कीम्स आपको मेन याद रखनी है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसको 1-2 बार गो थ्रू कीजिएगा इन स्कीम्स को और इनको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या समझेंगे? डिसेबिलिटी स्कीम्स।